हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज आप लोगों के समक्ष आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। इस टॉपिक के सवाल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन रखना है बेटा। यदि आप ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे तो सामान्यतः आप एक सवाल निश्चित कर लोगे अपनी परीक्षाओं में। बहुत से सवाल इससे बनते हैं। चलिए इस बात की व्याख्या करते हैं। कोलराश एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामान्यतः जो प्रबल विद्युत अपघट्य थे, क्या कह रहा हूं मैं, प्रबल विद्युत अपघट्य थे, वह जिन धन आयनों और ऋण आयनों से मिलकर बन रहे थे, उन सभी धन आयनों और ऋण आयनों की इंडिविजुअल आयनिक चालकताएं कोलराश ने पहले ज्ञात की। क्या कह रहा हूं मैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुताप अर्थात उनका डाइल्यूशन 100% कर दिया। उनका डाइल्यूशन कैसा कर दिया, 100% डाइल्यूशन कर दिया, और उसके धनायन और ऋण आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अर्थात उसको ज्यादा से ज्यादा तनु इसलिए कर दिया कि उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, जिससे उसमें जितने भी आयन बनने थे सभी आयन बन चुके हैं, इसके बाद उसका आयनन अब नहीं होगा। उस कंडीशन में उन्होंने अलग अलग विद्युत अपघट्यों से धनायन और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं ज्ञात की। जैसे उन्होंने क्या किया, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव आदि धनायन, Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव आदि ऋण आयनों की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयनिक चालकताएं ज्ञात की। जैसे कि सोडियम सल्फेट से उन्होंने सोडियम और सल्फेट की कर ली, एल्यूमिनियम क्लोराइड से उसकी कर ली। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग आयनों की चालकताएं ज्ञात की। और उन्होंने एक बात का प्रयोग किया, जब उन्होंने देखा कि यह जो आयन है, यदि यह एल्यूमिनियम सल्फेट में आता है या यही आयन एल्यूमिनियम क्लोराइड में आता है, ये जो आयन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आए, इसकी आयनिक चालकता हमेशा फिक्स होती है। क्या कह रहा हूं मैं, उन्होंने पाया जो भी धनायन या जो भी ऋणायन है वो किसी भी कंपाउंड में आए, उनकी इंडिविजुअल आयनिक चालकता की वैल्यू फिक्स होती है। इस तथ्य से उन्हें बहुत सी बातों की जानकारी मिल गई बच्चों। अब अभी तक हम ये बात प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए कर रहे थे, अब कोलराश ने यही बात दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कही। किसके लिए बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा यदि हम इन्हीं प्रबल विद्युत अपघट्यों के आयनों को लेकर उनको जोड़ दें या घटा दें तो हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता मिल जाएगी। अर्थात यदि हमें एसिटिक अम्ल की चालकता ज्ञात करनी है, क्योंकि यह एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, कैसा है ये, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो हम किसी भी सॉल्ट से प्राप्त एसीटेट आयन और किसी भी सॉल्ट से प्राप्त हाइड्रोजन आयन की अगर चालकताओं को जोड़ देंगे, क्योंकि इनकी चालकताएं फिक्स होती हैं, अगर इनको कहीं से भी लाके हम जोड़ दें तो उनको योग जो आएगा वो एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता आ जाएगी। जैसे हम लिखें सोडियम एसीटेट ये प्रबल होता है, और हम लिख दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे हमें इसकी चालकता मिल जाएगी, इससे हमें इसकी चालकता मिल जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। कोलराश ने क्या किया, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकताएं, आणविक चालकताएं ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये आपको समझ में आ रहा है, यहां से आया है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की इंडिविजुअल आयनिक चालकताएं फिक्स होती थी, इसलिए अगर उनको सम करके अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य बनता है तो वह उसकी आणविक चालकता आ जाएगी। उन्होंने क्या किया, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आणविक चालकताओं को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को हम कोलराश नियम के रूप में जानते हैं। क्या नियम है बच्चों, उन्होंने कहा अनंत तनुता पर किसी
दुर्बल विद्युत अपघट्ट, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसके योग के बराबर होती है। अर्थात यदि एक विद्युत अपघट्ट है, उसमें जो एनायन है, धनायन की चालकता हमने मानी, अनंत तनुता की बात कर रहे हैं हम, लैम्डा नॉट इनफाइनाइट पॉजिटिव, और ऋणायन की चालकता हमने मान ली लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव है। तो किसी भी अणु की आणविक चालकता अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, कुल धनायनों की चालकता और कुल ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होगी। ठीक है नी। जैसे हमने लिखा AB2, ये धनायन हमने माना, एक धनायन है और दो ऋणायन है, एक धनायन है दो ऋणायन है, तो इसकी आणविक चालकता क्या हो जाएगी? अनंत तनुता पर इसकी आणविक चालकता एक धनायन की आणविक चालकता और दो ऋणायन की आणविक चालकताओं के योग के बराबर हो जाएगी। अर्थात यदि हम न्यू प्लस और न्यू माइनस धनायन व ऋणायन की संख्याएं माने, क्या माने? इनकी संख्याएं यदि न्यू प्लस न्यू माइनस है तो कोलरास नियम व्यवस्थित रूप में निम्न प्रकार आ जाएगा बेटा। धनायनों की संख्या और धनायन की चालकता, ऋणायनों की संख्या और ऋणायनों की चालकता। यह नियम कोलरास नियम का गणितीय रूप है बेटा। क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? कोलरास लॉ का। ये नंबर ऑफ कैटायन, ये क्या है? नंबर ऑफ कैटायन। ये क्या है? नंबर ऑफ एनायन। ये क्या है? धनायन की चालकता। धनायन की चालकता किस पर? अनंत तनुता पर। और यह धनायन नहीं, सॉरी, क्या है बच्चों? ये ऋणायन। क्या है? ऋणायन की चालकता अनंत तनुता पर और यह धनायन की चालकता अनंत तनुता पर। अच्छा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन आया NaCl की अनंत तनुता पर चालकता निकालनी हो कोलरास नियम से, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका धनायन क्या होगा? Na पॉजिटिव और ऋणायन Cl नेगेटिव। अर्थात इसकी आणविक चालकता अनंत तनुता पर एक धनायन है तो धनायन Na प्लस की चालकता और ऋणायन Cl माइनस की चालकता हो जाएगा। इसी क्रम और लिखा अच्छा हम MgCl2 Mg डाई पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। चलिए वैल्यू रखें, लैम्डा नॉट सॉरी इनफाइनाइट MgCl2 एक धनायन है, उसकी अनंत तनुता पर चालकता, दो ऋणायन है, उसकी अनंत तनुता पर चालकता से हम ये निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं। अच्छा, यदि हमने माना अनंत तनुता पर Al3 पॉजिटिव की आयनिक चालकता 190 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और अनंत तनुता पर SO4 डाई नेगेटिव आयन की चालकता 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। क्या है? यदि एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन की आयनिक चालकताएं हमें दी हुई हैं तो उपरोक्त से हमें एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम कोलराश लॉ में रख देंगे। कोलराश लॉ क्या कहता है? कोलराश लॉ कहता है यदि Al2O3 है, Al2SO4 का होल थ्राइस है अगर, तो इसमें 2 Al बन रहे हैं, 3 SO4 बन रहे हैं, अर्थात दो जो होंगी वो Al3 पॉजिटिव की चालकता होगी और 3 जो होगा वो SO4 डाई नेगेटिव की चालकता होगी। कब? अनंत तनुताओं पर। 2 Al 3 SO4। वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणा Al की है 190 और 3 गुणा 160, यानी ये आया 380 और 480, 16 3 48, 380 और 480, 400 300 700 और ये 860 कितना आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अर्थात ये इसकी अनंत तनुता पर क्या हो गई? आणविक चालकता हो गई। एक प्रश्न और आता है, जैसे कोलरास ने क्या कहा था, यदि इंडिविजुअल चालकताओं को जोड़ दिया जाए तो उससे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता ज्ञात हो सकती है। प्रश्न है यदि हमें CH3COOH जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसकी आणविक चालकता निकालनी है। क्या निकालनी है? आणविक चालकता निकालनी है। कहां? इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसका आयनन तो होता ही नहीं है। यदि हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकताएं देखें, हम जानते हैं HCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इससे हमें H प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा। NaCl भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा। और CH3COONA यह भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इससे ये मिल जाएगा। अगर हम क्या करें, इसकी चालकता और इसकी चालकता को जोड़ दें, क्योंकि इनके आयनों की इंडिविजुअल चालकताएं तो सेम होती है, हमें H भी मिल जाएगा और हमें CH3COO भी मिल जाएगा। यही दोनों में चाहिए। हमारे पास ये और ये अलग बचा, एक्स्ट्रा में Cl और Na बचा, तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और हमें एसिटिक अम्ल की चालकता आ जाएगी। इसको नोट कर लो। इसी तरह के 1-2 प्रश्न और करवाते हैं आपको। कोलरास नियम दुर्बल विद्युत अपघट्टों से संबंधित अवधारणाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बहुत से उपयोग हैं। पहला उपयोग हम पढ़ रहे हैं, पहला उपयोग है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, क्या कह रहा हूं मैं? पहला उपयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए, किसके लिए? दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता ज्ञात करना। किस पर? आणविक चालकता ज्ञात करने में। किसमें उपयोग है इसका? दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता ज्ञात करने में इसका व्यापक उपयोग है। क्योंकि कोलरास ने बता दिया था, पुनः बताना चाहता हूं कि किसी भी अणु की आणविक चालकता, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, उसके इंडिविजुअल आयनों पर डिपेंड करती है। हमें इंडिविजुअल आयनों की आयनिक चालकता कहीं से भी मिल जाए, उनको हम जोड़ देंगे तो उस अणु की आणविक चालकता आ जाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रश्न दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड अणुओं की अनंत तनुताओं पर आणविक चालकताएं क्रमशः दी हुई हैं। उपरोक्त की सहायता से हम आयनिक चालकताएं ज्ञात कर लेंगे। उन आयनिक चालकताओं का उपयोग करते हुए दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक एसिड की आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है। चलिए, हमें क्या क्या दिया है? हमें दे रखा है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दे रखी है लैम्डा m HCl, कैसा होगा, H प्लस बनेगा इसमें और Cl माइनस बनेगा, धनायन और ऋणायन, ठीक है ना। अच्छा हमें दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, H नहीं होगा यहाँ पे Na होगा बेटा, क्या होगा Na, तो वीक हो जाएगा फिर। चलिए CH3COONA सोडियम एसीटेट दे रखा है, क्या होगा, इसका ऋणायन है एसीटेट और धनायन है सोडियम। चलिए आगे देखें, और हमें दे रखा है NaCl दे रखा है, क्या दे रखा है NaCl, क्या होगा Na धनायन और Cl ऋणायन, अर्थात Na धनायन और Cl ऋणायन। जो हमें फाइंड करना है इसकी आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है, अर्थात इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की हमें आणविक चालकता को फाइंड करना था। उसके लिए इंडिविजुअल आयनों की आयनिक चालकता किस किस की चाहिए थी, हमें एसीटेट आयन की आयनिक चालकता चाहिए थी और हाइड्रोजन आयन की आयनिक चालकता हमें चाहिए थी। कहीं से भी मिलती है वहां से पकड़ के ले आएंगे बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, प्रबल विद्युत अपघट्यों से इनके मान और लिख दें। इसका मान दिया है 426, इसका मान दिया है 91 और इसका मान दिया है 126। तीनों की यूनिट है होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें क्या करना है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें जो भी आयन है उन आयनों को इनसे पकड़ के लाना है। यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, इनसे पकड़ के उन आयनों को लाना है। पूरा विद्युत अपघट्य लाएंगे, लेकिन एसीटेट आयन चाहिए था, यहां से पकड़ के एसीटेट आयन मिला। इसके साथ सोडियम आयन भी आएगा, लेकिन हमारे पास क्योंकि सोडियम उसके साथ है, हमें अपने आयन पर कंसंट्रेशन करना, इसको पकड़ के नीचे लाए हम, यानी इसको लिख सकते हैं हम, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। हमारा आधा काम हो गया, इसको हम पकड़ के ले आए। अब हमें ऊपर से हाइड्रोजन को पकड़ के लाना है, जहां भी हाइड्रोजन होगी उसको पकड़ के नीचे लाना है। हाइड्रोजन ये दिख रही है, जब इसको हम पकड़ के लाएंगे तो Cl भी इसके साथ आएगा, Cl भी इसके साथ आएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं प्लस करके लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। जब हम उपरोक्त दोनों को ऊपर से नीचे लाए पकड़ के, तो हमारे कुछ अवयव ज्यादा आ गए। एक तो हमारा Na ज्यादा आ गया और एक Cl ज्यादा आ गया, अर्थात इनको हमें हटाना है। कोई ऐसा दिख रहा है जिसमें Na और Cl दोनों हो, उसको इसमें से माइनस कर दें। ये हमें दिख रहा है, इसमें Na और Cl दोनों हैं, इन दोनों को एक साथ लिखकर इससे माइनस कर दें। Na पॉजिटिव और लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। अगर बच्चों हम इसको ध्यान से देखें तो हमारी यही राशि आ रही है, CH3COO मिल गया, H मिल गया और NaCl कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या होंगे, ये Na और Cl इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको, इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसको मिला के क्या हो गया, CH3COONA लैम्डा अब ऐसा बनाना पड़ेगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl और लैम्डा इनफाइनाइट माइनस में है ना, माइनस NaCl। इनकी वैल्यू पुट कर दो। CH3COONA की वैल्यू 91 है, प्लस HCl की वैल्यू 426 है, माइनस 126 NaCl की वैल्यू है। इसमें से ये घटे 300 बचे, तो आंसर आया 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थोड़ी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा उसकी अनंत अनुता पर समीकरण लिखेंगे, उसमें जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको पकड़कर हमें नीचे लाना है। पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आणविक चालकता ज्ञात करने में। चलिए इसको देखते हैं, एक प्रश्न और दिया है इसमें। हमें दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। इनकी आणविक चालकताएं दे रखी हैं। इनके मान से इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। हमें दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखना है आपको, जब आणविक चालकता लिखेंगे उसका लैम्डा ऐसा बनाएंगे, और जब आयनिक चालकता लिखेंगे उसका लैम्डा ऐसा बनाएंगे। ये भी याद रखना आप, है ना। क्या दिया है? लैम्डा इनफाइनाइट, Ba डाई पॉजिटिव। चूंकि इसमें 2 ऋणायन है तो 2 पहले आ जाएगा, OH निगेटिव। ठीक है ना। चलिए और देखें, BaCl2 दे रखा है हमें। फिर वही लैम्डा इनफाइनाइट, Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट, 2 Cl है ना, Cl नेगेटिव। एक और दे रखा है हमें NH4OH। क्या है भाई? लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव और लैम्डा इनफाइनाइट OH नेगेटिव। क्या ज्ञात करना है हमें? ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें बच्चों? हमें ज्ञात करना है लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl। इसका हमें अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान कैलकुलेट करना है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। चलिए पकड़ के लाएं बेटा आप। फिर वही NH4 पॉजिटिव हमें इस समीकरण से मिल जाएगा। इसको पकड़ के लिख देना है हमें नीचे। ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा हमने लिख दिया लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH नेगेटिव। अच्छा अब हमें चाहिए था Cl। Cl कहां से मिल रहा है? Cl हमें यहां से मिल रहा है, इसको भी हम पकड़ लें। Cl हमें यहां से मिल रहा है, चलिए इसको भी पकड़ लिया। क्या हो गया? लैम्डा इनफाइनाइट Ba डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl लैम्डा इनफाइनाइट। अच्छा एक बात और देख लें, चलिए लिख दे रहा है पहले Cl नेगेटिव। बच्चों हमें तो चाहिए था 1 Cl, यहां पे 2 Cl आ गए हैं। कितने Cl आ गए हैं? Cl 2 आ गए हैं यहां पे। अब क्या करें? अब आपके पास 2 संभावनाएं हैं, या तो इसको भी डबल कर दें, हम इसको डबल कर देंगे तो हमारे लिए, पूरे को डबल कर दें, हम 2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 2 NH4 और 2 Cl निकाल ले रहे हैं हम। सबसे आसान तरीका ये, तो यहां भी 2 करना पड़ेगा हमें। अब हमारे 2 काम हो गए, 2 Cl हमारे यूज में आ गए हैं, 2-2 कर दिया ना सबको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या ज्यादा हो गया हमारा? 2 OH ज्यादा हो गए। क्या कह रहा हूं मैं? 2 OH ज्यादा हो गए और 1 Ba ज्यादा हो गया। तो ये 2 OH और 1 Ba इसमें है, इसमें 2 OH है, 1 Ba है। यानी इसको हम क्या करें? माइनस कर दें लैम्डा इनफाइनाइट Ba डाई पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट 2OH निगेटिव। अब हमारा काम बन गया। वैल्यू रखें 2 लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl की वैल्यू हमारे पास आ गई है। 2 लगा दिया हमने इसमें, क्योंकि 2 Cl आ रहे थे, है ना। NH4OH की वैल्यू कितनी है? NH4OH की वैल्यू यहां लिखी नहीं है हमने, लिख दें 119 है। BaCl2 की कितनी है? 280 है और इसकी 523 है। NH4OH 119
BaCl2 की वैल्यू है 280 माइनस BaOH का होल ट्वाइस की 523। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो आंसर आएगा वह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम अमोनियम क्लोराइड की आणविक चालकता आ जाएगी। पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसका दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। कोलरास नियम का दूसरा एप्लीकेशन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा एवं उनके लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। इससे वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र याद करेंगे कि वियोजन की मात्रा जो आएगी वो किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का अनुपात होगी। ये वाली मोलर कंडक्टिविटी का सूत्र हमारे पास है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी हम कोलरास लॉ से ज्ञात कर सकते थे। इनका अनुपात लेने पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगला है वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे। हमने माना एक विद्युत अपघट्य AV है, जब उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया गया तो उसका आयोनाइजेशन A पॉजिटिव B निगेटिव में हो गया। अभी तक हमने जो पढ़ा है, पिछली गणनाओं में जो हमने पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा था इसका जो प्रारंभिक मूल पढ़े थे 1, इसका 0 0 और जो अंतिम में साम्य अवस्था में इसकी सांद्रता पड़ी थी 1 माइनस अल्फा और इसका अल्फा अल्फा था। चूंकि आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता को हम सामान्यतः मोलरता के पदों में व्यक्त करते हैं, अतः ये कंसंट्रेशन भी हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। कौन सा कंसंट्रेशन लेंगे बेटा? मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। अर्थात यहां मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई हो गया, यहां भी हो गया और यहां भी हो गया। अर्थात प्रारंभिक कंसंट्रेशन 1 मोल प्रति लीटर था, इसमें से अल्फा पार्ट जो है वो अपघटित हो गया तो कितना बचा? 1 मोल से अल्फा निकल गया। कितना बना? जो विभाजित हुआ वो दोनों में हुआ तो सी अल्फा हो गया। इसके लिए हम अगर वियोजन स्थिरांक निकालें, के की वैल्यू निकालें, के को हम बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या हो जाएगा? के इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था कि फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं वियोजन स्थिरांक को। सी से सी कैंसिल हो गया, आंसर आया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी के आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सामान्यतः इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो सामान्यतः डाइल्यूशन में बहुत कम आएगी, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में इसको उपेक्षित मान सकते हैं। अर्थात 1 माइनस अल्फा एपॉक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू हो गया सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया के अपॉन सी और अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो लगा सकते हैं 1 अपॉन सी। अर्थात जो वियोजन की मात्रा है वो विद्युत अपघट्य के मोलर कंसंट्रेशन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको भी याद करना है। मुख्य क्वेश्चन हमारे इससे करने बेटा, न्यूमेरिकल किससे करने? हमें 2 फॉर्मूले हो गए हैं 1 और 2। इन 2 फॉर्मूलों से सामान्यतः हम सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, अगर छोटी वैल्यू आएगी तो इसको उपेक्षणीय कर देंगे, ठीक है ना। आइए एक सवाल लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 0.1 मोलरता वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की तुल्यांक लिखे हैं, विशिष्ट चालकता लिखते हैं ना,
विशिष्ट चालकता 5.6 गुणा 10 की घात -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये इनकी विशिष्ट चालकता दी हुई है। यदि NH4 पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयनों की यदि NH4 पॉजिटिव व OH माइनस आयनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं क्रमशः, क्या करना है, इनके में आयनिक चालकताएं लिखना क्रमशः 53 व 198, कितनी दी हुई है, 53 व 198 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एवं डिसोसिएशन कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक दोनों की जानकारी हमें करना है। प्रश्न क्या है, 0.1 मोलरता वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, इसकी विशिष्ट चालकता दे रखी है, अलग अलग आयनों के कंसंट्रेशन भी दे रखे हैं, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। चलिए करते हैं हम जानते हैं अगर हमें अल्फा निकालना है तो हमें C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकता हमें ज्ञात होनी चाहिए। चलिए क्या क्या गिवन है, हमें कैपा गिवन है, हमें कैपा दे रखा है, कैपा कितना दे रखा है, विशिष्ट चालकता 5.6 × 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमें दे रखा है। इसके अलावा हमें दे रखा है अमोनियम आयन की चालकता दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 53 दे रखी है, और दूसरा दे रखा है हमें हाइड्रोक्साइड आयन की चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 198, यूनिट वही की वही है बेटा, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है। और भी कुछ दे रखा है क्या, नहीं। चलिए उपरोक्त दोनों की सहायता से हम पहले हमें कैपा दे रखा है, अच्छा मोलरता और दे रखी है, NH4OH के लिए मोलरता दे रखी है 0.1, हम लैम्डा m निकाल सकते हैं C कंसंट्रेशन के लिए। सूत्र आपको याद होगा ना, आपको याद होगा क्या होता था, कैपा × 1000 डिवाइडेड बाई m, ये हमने पढ़ा हुआ था। अच्छा वैल्यू रख दें, C कंसंट्रेशन पर निकालने के लिए कैपा कितना दिया है, 5.6 × 10⁻⁻4 × 1000 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है ना। ये हटाया इससे तो यहां एक 0 हो गया और 4 0 से 4 0 कट गया, यानी आया 5.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई है, C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गई है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो आएगा इसकी कैटायन की कंडक्टिविटी और इसके एनायन की कंडक्टिविटी। कैटायन कौन है, NH4 पॉजिटिव, और एनायन कौन है, OH नेगेटिव। वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू पुट की बच्चों हमने इसकी, तो इसकी वैल्यू दी है 53 और इसकी वैल्यू दी है 198, जोड़ लिया इसको, 2 यहां से निकल गए, यानी कि 251 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 251 आ जाएगा। वैल्यू हमें दोनों की मिल गई है, जब दोनों की वैल्यू मिल गई तो अल्फा तो निकल ही आएगा। अल्फा क्या होगा, NH4OH के लिए C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और NH4OH के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। इनकी वैल्यू पुट करते हैं,
सी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी? 5.6 थी। 5.6 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आई है 251। इस वैल्यू को हम हल करेंगे बेटा। किसको हल करेंगे? इस वैल्यू को हम हल कर लेंगे। सामान्यतः क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको, सामान्यतः 0.014 इसकी वैल्यू आएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, देख लेना, हो सकता है कुछ वेरी हो रही हो। आप इसमें इसका भाग लगाना, जो आंसर है वो आपका वियोजन की मात्रा हो गई। वियोजन की मात्रा हो गई। अब आता वियोजन स्थिरांक के निकालना है हमें, तो के इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम डायरेक्ट सूत्र रखेंगे, लगाएंगे। अब हमें ये सब कुछ नहीं करना है, वियोजन की मात्रा निकालना है। सूत्र लिखा हमने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, मोलरिटी होना चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन। सी की वैल्यू हमें मालूम है 0.1 है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1014 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.014। यहां इसको निग्लेजेबल मान सकते हैं, इसका स्क्वायर था ना, इसको उपेक्षणीय मान सकते हैं। जो हमने लिखा था ना 1 माइनस अल्फा अप्रोक्स इक्वल टू 1, अर्थात इसमें से जब ये घटेगा बहुत कम वैल्यू आएगी, इसको हम निग्लेजेबल मान सकते हैं। अर्थात के इक्वल टू हमारा हो गया, के जो था वियोजन स्थिरांक की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू 0.014 इंटू 0.014। अगर यहां करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगी 10 और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, यानी हो गया 14 इंटू 14 और 10 टू पावर -7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 4 या 56, कैरी आउट 5 और 14 और 5 19 इंटू 10 टू पावर -7 और सॉल्व कर लेंगे बेटा अगर इसको 1.96 इंटू 10 टू पावर -5। ये इसकी वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? यह वैल्यू हो गई हमारी वियोजन स्थिरांक की। इस तरह की बहुत से प्रश्न आते हैं बेटा, सबका बेसिक एक ही है, सबको एक ही बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको खत्म करते हैं। बच्चों एक टॉपिक कभी कभी बुक्स में और लिखा होता है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो मोलर चालकता की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मोलर चालकता की बात कर रहे थे। क्योंकि हमारे सिलेबस में दो तरह की चालकता है, तुल्यांकी चालकता भी है, तुल्यांकी चालकता भी है। अगर मोलर चालकता हमें ज्ञात हो तो तुल्यांकी चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अर्थात इन दोनों में क्या संबंध है, वो संबंध हम जान लें। क्यों जान लें? क्योंकि कभी कभी मोलर चालकता से तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने की क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हम जानते हैं मोलर चालकता जो होती है वो होती है कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, और तुल्यांकी चालकता जो होती है वो होती है कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। और मोलरता और नॉर्मलता में एक संबंध होता है बेटा, ये भी हम जानते हैं। क्या संबंध होता है? हम जानते हैं नॉर्मलता इक्वल टू एक्स फैक्टर इंटू मोलरता होती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, 2-3 बार बताया गया है। अगर इसकी वैल्यू रख दें कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर इंटू एम, ठीक है ना। पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन का इसमें इसका भाग लगा दे अगर, तो लैम्डा एम इक्वल अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा, एम क्या है? कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, इसको पलट गया तो एक्स मल्टीप्लाई एम, और कैपा इंटू 1000 ये राशि इससे कट गई है, अर्थात लैम्डा एम डिवाइडेड लैम्डा ई क्यू इक्वल टू एक्स। अगर हमें मोलर चालकता ज्ञात हो तो उस x फैक्टर का गुणा करके हम उसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात क्या हो गया? लैम्डा m इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा ई क्यू। बिल्कुल जो संबंध इसमें था उससे उल्टा हो गया संबंध। अभी यहां क्या था? अगर मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देखोगे तो मोलरता में x का गुणा था। अगर मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में रिलेशन देखोगे
तो इसमें x का गुणा हो गया, किसमें? तुल्यांकी चालकता में x का गुणा हो गया। ये रिलेशन याद रखना है। चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, यदि हमें Na प्लस Na लिखें, NH4 लिख दें, NH4 हमने किया था ना अभी, NH4 पॉजिटिव एवं Ca लिख लेते हैं, Ca डाई पॉजिटिव एवं OH नेगेटिव आयनों की अनंत तनुता पर, या अनंत तनुता पर ना लिख के लिखते हैं, चलिए अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं क्रमशः Ca की लगभग एवरेज होती है शायद 40 होती है। Ca का वो निकालते थे ना, एटॉमिक मास होता है, उसके इक्वल अप्रोक्स होती है 40 एवं इसकी हमने 198 अभी लिखी हुई थी, OH नेगेटिव की है ना, 198 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखना ही लिखना यूनिट है ना, है। तो लैम्डा m व लैम्डा EQ अर्थात इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए। मोलर कंडक्टिविटी तो हम जानते ही हैं, किसके लिए निकालना है? CaOH होल ट्वाइस के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दोनों कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है। चलिए हम जानते, कोलरास लॉ लगा दें उसमें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Ca डाई पॉजिटिव की कंडक्टिविटी, Ca +2 की कंडक्टिविटी प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर OH नेगेटिव, चूंकि 2 है तो 2 का यहां गुणा हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Ca की वैल्यू कितनी है? Ca की वैल्यू दी हुई है 40 और इसकी 2 मल्टीप्लाई बाई 198, सॉल्व किया 40 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 90 और 2 1 जा 2 और 3 9 6, इसको जोड़ दिया, 4 यहां से आ गया, यानी 436 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गई है। क्या आ गई है? लैम्डा नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा आ गया। अगर हमें निकालना हो, मोलर कंडक्टिविटी थी ये, क्या थी ये? आणविक चालकता थी। यदि हमें इसकी तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तब हम कैसे निकालेंगे? इसमें इसका x फैक्टर 2 है। कितना है? 2 है। तो हम जानते हैं ये नॉर्मल भी था, इनफाइनाइट पर भी लिख सकते हैं। x फैक्टर 2 रख देंगे, आणविक चालकता का मान रख देंगे, तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, इसका छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन डायरेक्ट बताते हैं। यदि एक विद्युत अपघट्ट AV है, उसके लिए आणविक चालकता AV, एक विद्युत अपघट्ट माना हमने अम्ल की बात कर रहे हैं, एक द्विक्षारकीय अम्ल, एक द्विक्षारकीय अम्ल के लिए क्या कर रहा हूं मैं? एक द्विक्षारीय अम्ल के लिए, क्षारीय अम्ल के लिए मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी रखी है 2 × 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है। इसके लिए तुल्यांकी चालकता बताइए। क्या बताना है? तुल्यांकी चालकता बतानी है। मोलर चालकता दे रखी है, तुल्यांकी चालकता बतानी है। किसके लिए? द्विक्षारकीय अम्ल के लिए। नाम से स्पष्ट हो गया, द्विक्षारकीय मतलब x की वैल्यू 2 है। हम रिलेशन जानते हैं, लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ इक्वल टू x। लैम्डा EQ निकालना है अगर हमें, तो लैम्डा m डिवाइडेड बाई x, और लैम्डा m कितना है? 2 × 10⁻⁻²।
और x की वैल्यू 2, चूंकि द्विक्षारीय अम्ल है यहां से यहां कैंसिल हो गए, आंसर आया 10 की घात -2। कितना आ गया? 10 की घात -2। कोलरास लॉ का एक तीसरा एप्लीकेशन भी है बच्चों, जिसमें हम जो हमारा विलेय पदार्थ था जिसको हमने मिलाकर विलयन बनाया, उसके लिए हम उसकी विलेयता भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विलेयता ज्ञात करने में, विलेयता ज्ञात करने में भी इसकी उपयोगिता हम कर सकते हैं। यहां क्या होगा, सामान्यतः मोलरता निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा, सामान्यतः कोलरास लॉ जो हम करेंगे उस कोलरास लॉ के फॉर्मूले में हम मोलरता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मोलरता क्या होती है? 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। जब हमें विलेय के मोल मिल जाएंगे तो ग्राम तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। यानी क्या कह रहा हूं मैं, पहले हम मोलरता निकाल लेंगे। जब मोलरता मिल जाएगी हमें तो मोल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मोलरता से मोल मिल जाएंगे। और जब मोल मिल जाएंगे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को रखते हुए भार निकाल लेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, और यह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अर्थात विलेयता हो जाएगी। 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। अर्थात इसकी तीसरा उपयोग हो गया कि विलेयता भी ज्ञात कर सकते हैं हम। किसकी? जिस सॉल्यूट को डिसॉल्व करके हम विलयन बना रहे हैं उसकी विलेयता की गणना भी इससे हम कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कोलरास नियम के सभी तरह के न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब भी कोई समस्या आती है मैसेज बॉक्स में मैसेज अवश्य कीजिए, मेरे साथ लगातार बने रहिए। नवीन जानकारियों के साथ अगले और सामान्यतः इस अध्याय का अंतिम कालांश होगा बच्चों, वो उस कालांश को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।